वेलकम टू आवर मंजिल विद अंसारी यूट्यूब चैनल। अगर आपको डस्ट टेस्ट टीचिंग मेथोडोलॉजी से रिलेटेड यूजफुल वीडियोस पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम NIOS 502 यूनिट 9 का इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का हमारा विषय है NIOS 502 यूनिट 9 समेकित अधिगम यानी इंटीग्रेटेड लर्निंग। इस यूनिट का जो सबसे बड़ा लक्ष्य है वो है विषयों के बीच की सीमाओं को हटाना। जी, आज हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। हम समझेंगे कि इसकी अवधारणा क्या है, विद्वानों ने क्या परिभाषाएं दी हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं। और साथ ही हम इसकी योजना, उदाहरण और इसमें पाठ्य पुस्तकों की क्या भूमिका है इस पर भी चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से, आखिर ये समेकित अधिगम है क्या? अगर मैं इसे बहुत सरल शब्दों में कहूँ तो क्या ये ऐसा है कि सब्जेक्ट A को सब्जेक्ट B से मिलाया और फिर उसे रियल लाइफ से जोड़ दिया? बिल्कुल, आपने एकदम सही पकड़ा। इसका मूल विचार ही यही है कि अधिगम और शिक्षण को अलग-अलग खानों में नहीं देखना है। ज्ञान जो है वो समग्र होता है, होलिस्टिक। उसे टुकड़ों में फ्रैगमेंटेड तरीके से नहीं पढ़ाना चाहिए। तो मतलब इसका असली मकसद विषयों के बीच की जो एक अदृश्य सीमा रेखा है उसे खत्म करना है। हाँ, एक बहुत मशहूर कथन भी है कि बच्चे अपने वातावरण से ज्ञान का विस्तार करते हैं। वो दुनिया को हिस्ट्री, साइंस, मैथ्स में बांटकर नहीं देखते। अच्छा, और परीक्षा के लिए क्या इसके कुछ और नाम भी हैं जो हमें याद रखने चाहिए? जी बिल्कुल, इसे संबद्ध पाठ्यक्रम भी कहते हैं और अंतर्विषयक अध्ययन भी। ये सिनोनिम या पर्यायवाची शब्द याद रखने जरूरी हैं। ठीक है, तो ये तो हुई इसकी मूल अवधारणा। अब आते हैं परिभाषाओं पर। अलग-अलग विद्वानों ने इसे कैसे समझाया है? हाँ, तो यहाँ हम एक कीवर्ड ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे ताकि परिभाषाएं आसानी से याद रहें। 4 मुख्य विद्वान हैं। सबसे पहले हैं SM हम्फ्रीज। हम्फ्रीज। जी, उनका कीवर्ड है वातावरण यानी एनवायरनमेंट। वो कहते हैं कि बच्चे अपने आसपास के वातावरण के जो विशिष्ट क्षेत्र हैं उनसे सबसे अच्छा सीखते हैं। ओके, तो हम्फ्रीज मतलब वातावरण। बिल्कुल। दूसरे हैं शूमेकर। शूमेकर शूमेकर। उनका कीवर्ड है मोज़ेक। वो कहती हैं कि शिक्षा एक मोज़ेक की तरह है जिसमें अलग-अलग विषय जुड़कर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। उनके बीच दीवारें नहीं होनी चाहिए। वाह, ये तो बहुत अच्छी एनालॉजी है, म्यूजिक। इससे बात एकदम साफ हो जाती है। हाँ, तीसरे हैं जैकॉब्सन। जैकॉब्सन का कीवर्ड है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक शिक्षा में? ये कैसे? उनका मानना था कि ये एक ऐसा अनुभव है जहां ज्ञान थोपा नहीं जाता, बच्चे खुद खोजबीन करके सीखते हैं। मतलब ये सिर्फ एक तरीका नहीं बल्कि क्लास के माहौल को डेमोक्रेटिक बनाने की बात है। अच्छा, मतलब ये काफी गहरी बात है। जी। और चौथे हैं येवांस। येवांस उनकी परिभाषा बहुत व्यवहारिक है। उनका कीवर्ड है कौशल का एकीकरण, मतलब एक से ज्यादा विषयों के स्किल्स को एक साथ मिलाना। ठीक है, तो हम्फ्रीज का वातावरण, शूमेकर का मोज़ेक, जेकबसन का लोकतांत्रिक और येवांस का कौशल। ये परिभाषाएं तो समझ में आ गईं, पर मैं हमेशा एक जगह आकर उलझ जाती हूँ। कहाँ पर? ये जो शब्द हैं बहुविषयक, अंतर्विषयक, पारविषयक, मल्टीडिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी, ट्रांसडिसिप्लिनरी, ये सुनने में लगभग एक जैसे लगते हैं। इनमें क्या वाकई कोई बड़ा फर्क है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इस टॉपिक का सबसे जरूरी हिस्सा यही है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि समेकन के 3 अलग-अलग स्तर हैं। एक हायरार्की है जो आसान से मुश्किल की ओर जाती है। एक हायरार्की। हाँ, चलिए सबसे पहले स्तर की बात करते हैं। बहुविषयक यानी मल्टीडिसिप्लिनरी इंटीग्रेशन। इसमें विषय अलग-अलग ही रहते हैं, डिस्टिंक्ट, बस उन्हें एक ही थीम के नीचे पढ़ाया जाता है। कोई उदाहरण? मान लीजिए हमारी थीम है पानी, तो इतिहास की क्लास में पानी से जुड़ी सभ्यताओं के बारे में पढ़ाया जाएगा। विज्ञान की क्लास में पानी का सूत्र H2O पढ़ाएंगे। और गणित में? उसका आयतन निकालना सिखाएंगे। बिल्कुल। तो थीम एक है, लेकिन विषय अपनी पहचान नहीं खो रहे। इतिहास इतिहास ही है और विज्ञान विज्ञान ही है। यहाँ शिक्षक एक विषय विशेषज्ञ, एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट की भूमिका में होता है। ठीक है, ये तो सबसे सरल स्तर हुआ। अब दूसरा स्तर क्या है? दूसरा स्तर है अंतर्विषयक, इंटरडिसिप्लिनरी। यहाँ पर विषयों के बीच की जो बाधा है, जो बैरियर है, वो टूटने लगता है, धुंधला हो जाता है। धुंधला हो जाता है मतलब? यहाँ फोकस विषय वस्तु पर उतना नहीं होता जितना कि कौशल और अवधारणाओं पर होता है। कॉन्सेप्ट्स सब्जेक्ट से ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। अच्छा,
तो हम बच्चों को कोई एक स्किल सिखाने के लिए अलग-अलग विषयों को मिलाते हैं। एकदम सही। जैसे समस्या समाधान का कौशल सिखाना है, तो हम विज्ञान, गणित, संगीत, चित्रकारी सबको मिलाकर एक कंबाइंड लर्निंग का अनुभव देंगे। और यहाँ शिक्षक की भूमिका भी बदल जाती है। वो अब एक्सपर्ट नहीं बल्कि एक सुगमकर्ता, एक फैसिलिटेटर बन जाता है। तो फिर इस हायरार्की का सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है? सबसे ऊंचा और सबसे चुनौतीपूर्ण स्तर है पार विषयक, यानी ट्रांसडिसिप्लिनरी। ट्रांसडिसिप्लिनरी। हाँ, ये विषयों से भी परे है, बियॉन्ड सब्जेक्ट्स। ये उच्चतम स्तर है। विषयों से परे, इसका क्या मतलब हुआ? इसका फोकस पूरी तरह से वास्तविक जीवन की किसी परियोजना पर होता है, एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट पर। जैसे कि हमारे इलाके में कूड़े की समस्या को कैसे हल किया जाए। अब इस प्रोजेक्ट में कोई एक विषय नहीं है, इसमें विज्ञान भी है, समाजशास्त्र भी है, गणित भी है, भाषा भी है। अच्छा, तो यहाँ तो विषय का कोई मतलब ही नहीं रहा, बस एक असली समस्या है और उसका हल खोजना है। जी, यहाँ विद्यार्थी सवाल पूछते हैं, ये इंक्वायरी बेस्ड होता है। और शिक्षक भी सब कुछ जानने वाला एक्सपर्ट नहीं होता, वो बच्चों के साथ मिलकर सीखता है। वो एक सह अधिगम करता, एक को लर्नर बन जाता है। यहाँ ज्ञान भी पहले से तय नहीं होता होगा? नहीं, यहाँ ज्ञान अनिश्चित होता है, फ्लूइड होता है, जो खोज के साथ साथ बदलता रहता है। तो अगर हम इन तीनों की एक साथ तुलना करें, तो मुख्य अंतर क्या-क्या होंगे? हाँ, इसे एक टेबल की तरह समझ सकते हैं। पहला पैरामीटर है फोकस। बहुविषयक का फोकस होता है विषय वस्तु यानी कंटेंट पर, और अंतर्विषयक का? कौशक पर। सही। और पारविषयक का? वास्तविक जीवन की समस्या पर। बिल्कुल। अब दूसरा पैरामीटर है शिक्षक की भूमिका। बहुविषयक में शिक्षक एक विशेषज्ञ है, अंतर्विषयक में सुगमकर्ता और पारविषयक में सहअधिगमकर्ता। एकदम सही। और आखिरी और सबसे जरूरी पैरामीटर है विषयों के बीच की सीमा, यानी बाउंड्री। बहुविषयक में सीमाएं एकदम स्पष्ट होती हैं, डिस्टिंक्ट। अंतर्विषयक में वो धुंधली हो जाती हैं, ब्लर्ड। और पारविषयक में वो तो खत्म ही हो जाती हैं, डिसॉल्व्ड। बस यही इन तीनों के बीच का महातुलनात्मक अध्ययन है। ये सब सैद्धांतिक रूप से तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर कोई शिक्षक इसे अपनी क्लास में लागू करना चाहे तो उसे शुरुआत कैसे करनी चाहिए? इसकी योजना कैसे बनाई जाती है? देखिए, एक समेकित पाठ की योजना बनाने के 4 मुख्य चरण हैं। 4 चरण? हाँ, पहला, एक अच्छी थीम का चयन करना। ऐसी थीम जो कई विषयों से जुड़ सके, जैसे पानी या भोजन। जी। दूसरा चरण है मैपिंग, मतलब ये सोचना कि इस थीम से कौन-कौन से विषय और कौन-कौन से कौशल जोड़े जा सकते हैं। ठीक है, थीम चुन ली, मैपिंग कर ली, फिर? तीसरा, अपने संसाधनों की जांच करना। क्या आपके पास जरूरी सामग्री है? क्या स्कूल का वातावरण सहयोगी है? और चौथा चरण? चौथा है एक अच्छी गतिविधि की योजना बनाना। और यहाँ अलग-अलग विषयों के लिए अलग-अलग विधियां अच्छी रहती हैं। जैसे कि? जैसे गणित के लिए आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड, इतिहास के लिए कथावाचन, स्टोरी टेलिंग, और विज्ञान के लिए खोजबीन, एक्सप्लोरेशन मेथड। चलिए एक ठोस उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हमारी थीम है साबुन। बहुत अच्छा उदाहरण है। तो एक थीम अनेक विषय की अवधारणा यहाँ लागू होगी। हम अर्थशास्त्र पढ़ाने के लिए साबुन के मूल्य पर बात कर सकते हैं। विज्ञान के लिए उसमें मौजूद रसायनों पर। भूगोल के लिए ये कि उसका कच्चा माल कहाँ से आता है। और भाषा सिखाने के लिए बच्चों से उसका रैपर पढ़वा सकते हैं। देखिए, एक साबुन की टिकिया से कितने विषय जुड़ गए। ये तो कमाल है, लेकिन ये सब सुनकर मेरे मन में एक बड़ा सवाल आ रहा है। पूछिए। इस पूरी प्रक्रिया में हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं, हमारी टेक्स्ट बुक्स, वो कहाँ फिट होती हैं? क्या उनका कोई रोल है भी या नहीं? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, पाठ्य पुस्तकों को खिड़की से बाहर फेंकने की जरूरत नहीं है। उनके कुछ फायदे हैं तो कुछ सीमाएं भी हैं। फायदे क्या हैं? फायदा यह है कि वो शिक्षण को एक संरचना, एक स्ट्रक्चर देती हैं। खासकर जो अनुभवहीन शिक्षक हैं, उनके लिए वो एक बहुत बड़ा सहारा होती हैं। ज्ञान को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करती हैं। और उनकी सीमाएं? सबसे बड़ी सीमा ये है कि वो अधिगम को सीमित कर सकती हैं। वो अक्सर वास्तविक जीवन से बहुत दूर होती हैं और वो शिक्षक को एक तरह से बांध देती हैं कि आपको यही पढ़ाना है। तो फिर समाधान क्या है? समाधान इस एक वाक्य में छिपा है। पाठ्य पुस्तक एक साधन है, साध्य नहीं। इट्स अ रिसोर्स, नॉट द गोल। वो मंजिल तक पहुंचने का एक रास्ता है, खुद मंजिल नहीं। बिल्कुल। वो सिर्फ एक गाइड है, मालिक नहीं। तो फिर एक अच्छी पाठ्य सामग्री जो इस तरह के अधिगम में मदद करें, उसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए? सबसे पहली और जरूरी विशेषता है
कि वो स्थानीय परिवेश से जुड़ी हो, लोकल कॉन्टेक्स्ट। हाँ, कि बच्चे उससे जुड़ाव महसूस कर सकें। सही बात है। दूसरा, उसमें लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ताकि शिक्षक उसे अपनी कक्षा की जरूरत के हिसाब से बदल सके। वो विद्यार्थी केंद्रित, स्टूडेंट सेंटर्ड भी होनी चाहिए। हाँ, और साथ ही सस्ती और आसानी से उपलब्ध हो। लो कॉस्ट एंड अवेलेबल। और अंत में वो राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की जरूरतों को भी पूरा करे। तो आज की हमारी चर्चा से जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि ज्ञान को अलग अलग डिब्बों में रखने के बजाय उसे जोड़ने की जरूरत है। जी, और ये बदलाव सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि शिक्षक की सोच में आना चाहिए। उसे एक एक्सपर्ट से फैसिलिटेटर और फिर एक को-लर्नर बनना होगा। तो चलिए एक बार जल्दी से मुख्य बिंदुओं को दोहरा लेते हैं। जरूर। समेकित अधिगम का एक बड़ा फायदा, बस्ते का बोझ कम। हाँ। जेकबसन का कीवर्ड लोकतांत्रिक और ट्रांसडिसिप्लिनरी। वो प्रोजेक्ट आधारित है और वास्तविक जीवन से जुड़ा है। इंटरडिसिप्लिनरी कौशल आधारित है। और मल्टीडिसिप्लिनरी थीम आधारित है, लेकिन उसमें विषय की पहचान बनी रहती है। और आखिरी नियम, पाठ्यपुस्तक केवल एक गाइड है, मालिक नहीं। ये था NIOS 502 यूनिट 9 का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।